ओके देखें, तो लास्ट हमने क्या डिस्कस किया हुआ था, प्रीबॉस थ्योरी हमने डिस्कस किया हुआ था। प्रीबॉस ने थ्योरेटिकली ये चीज बताई थी कि एग्जैक्टली हीट एक्सचेंज कैसे होता है, मतलब एक हॉट ऑब्जेक्ट रेडिएट भी करता है और सेम टाइम पे सराउंडिंग से उसको हीट मिलती है, वो हीट एब्जॉर्ब भी करता है वो। और इसी चीज को कैलकुलेट किया था स्टीफन बोल्ट्जमैन ने पूरी कैलकुलेशन के साथ में। तो देखिए स्टीफन बोल्ट्जमैन में सबसे पहले उन्होंने बताया कि अगर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और वो एक ब्लैक बॉडी है, तो हम देखेंगे कि वो फुल एनर्जी रेडिएट कर सकता है। तो ये ब्लैक बॉडी है और ये फुल एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो वो कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा, इसका फॉर्मूला स्टीफन और बोल्ट्जमैन ने दिया कि वो कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा। तो उन्होंने बताया कि एनर्जी रेडिएटेड मतलब एनर्जी मतलब ई, यहाँ पर एनर्जी नहीं है, ई क्या है, एमिसिव पावर। एमिसिव पावर इज प्रोपोर्शनल टू द T to the power 4 एब्सोल्यूट टेम्परेचर टू द पावर 4। सो इसे वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, एमिसिव पावर ऑफ एनी ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। फिर हमने प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो वहां पर कांस्टेंट है जिसे हमने स्टीफन कांस्टेंट नेम दिया। इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। और टी हमें ध्यान देना है कि टेम्परेचर किस में होता है, केल्विन में होता है, ये इंपॉर्टेंट है, डिग्री सेल्सियस में नहीं लिखना है हमें। ओके फिर हमने बात की कि ये तो ब्लैक बॉडी के लिए था, अगर हमें किसी अदर ऑब्जेक्ट का चाहिए तो हमें पता है कि अदर ऑब्जेक्ट का होता है ई टाइम्स ऑफ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी का मेन है ई, एक परसेंटेज है जो बताता है कि कितना टाइम्स एमिशन होगा। तो किसी अदर ऑब्जेक्ट का अगर हमें लिखना है तो हम डायरेक्टली लिखेंगे सिग्मा ई टी टू दी पावर 4। ओके और ई की वैल्यू अगर ब्लैक बॉडी का लिखना है तो 1 कंसिडर कर लेंगे, तो हमें ब्लैक बॉडी का याद करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट का याद रख सकते हैं। अब ये जो एमिसिव पावर है इसका फॉर्मूला देखें, तो एमिसिव पावर होता है हीट अपॉन टाइम, हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। सो हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम को हम H से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जूल पर सेकंड से थर्मल पावर, या फिर P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो थर्मल पावर अगर हम देखेंगे तो वो हो जाएगा क्या, H क्या हो जाएगा, E इंटू ए, मतलब E के फॉर्मूले में A का और मल्टीप्लाई कर दिया, तो E के फॉर्मूले हमने A का मल्टीप्लाई किया और ये फाइनल फॉर्मूला याद किया पावर का, क्या, सिग्मा ए ई टी टू दी पावर 4। सिग्मा कांस्टेंट है, ए एरिया, सरफेस एरिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ई उसकी एमिसिविटी है। फिर हमने डिस्कस किया कि अगर हमने उस ऑब्जेक्ट को सराउंडिंग में रख दिया, किसी T0 डिग्री सेल्सियस के सराउंडिंग में रख दिया, केल्विन में है T0 और उसका खुद का टेम्परेचर T है, तो वो रेडिएट भी करेगा, सराउंडिंग की वजह से एब्जॉर्ब भी करेगा। तो सिनेरियो ये है कि हीट रेडिएटेड का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा ए ई टी टू दी पावर 4, उसके खुद के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा हीट रेडिएटेड। लेकिन हीट एब्जॉर्ब जो होगा वो डिपेंड करेगा किस पे, सराउंडिंग के टेम्परेचर पे, क्योंकि हीट जहां से आ रही है उसी को तो उसका ए पार्ट वो एब्जॉर्ब करेगा। तो ए की वैल्यू ई जैसे ही होती है, हमने ए को हटा के ही लिख दिया, और जो सराउंडिंग हीट जनरेट कर रहा है उसे हमने लिख दिया सिग्मा ए टी नॉट टू द पावर 4। तो यहाँ से हमें आ गया कि कितनी हीट वो एब्जॉर्ब करने वाला है। फिर हमसे पूछा जाता है कि नेट रेट ऑफ हीट एक्सचेंज कितना होगा, तो हम यहाँ से नेट रेट ऑफ हीट एक्सचेंज निकाल सकते हैं दोनों को सबट्रैक्ट करके। बता यार, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ओके नो सर। ओके गुड। अभी हमें पता है कि इस रेट से हीट जा रही है, तो सोचो अंदर एक आइस रखा है और आइस से आप हीट निकाल रहे हो, ये हीट का यूनिट क्या है, पावर का, जूल पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये टाइम के साथ साथ हीट रिलीज करता जाएगा, तो टेम्परेचर चेंज होता जाएगा ना इसका। ओके सपोज हमने एक हॉट वाटर रख दिया 100 डिग्री सेल्सियस का और सराउंडिंग है 20 डिग्री सेल्सियस की, तो धीरे धीरे ये क्या करेगा, नेट लॉस करेगा। तो वो किस रेट से लॉस करेगा, जूल पर सेकेंड, ये जो पी नेट है। तो हम इसे इक्वेट करा सकते हैं किससे, एम एस डेल्टा टी, लेकिन अभी डिवाइडेड क्या है, टाइम भी है, तो हमें इसे भी डिवाइड क्या करना पड़ेगा, टाइम से। तो हमें पता है कि इतनी हीट आ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि टेम्परेचर चेंज कितना होगा। समझ आया क्या? सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, टेम्परेचर चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट, टेम्परेचर चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, हॉट ऑब्जेक्ट के लिए इसे कूलिंग भी कहते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं,
कूलिंग रेट, क्या कूलिंग रेट, कि किस टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में वो कम हो रहा है। तो कूलिंग रेट मतलब क्या करना पड़ेगा हमें, हमें उस हीट को ms डेल्टा टी के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। मतलब हम dq/dt को क्या लिख सकते हैं, ms डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज अपॉन स्मॉल टी क्या है, टाइम। ये थोड़ा सा ध्यान दें, ये क्या है, टेम्परेचर चेंज, और नीचे क्या है, टाइम चेंज। तो इसका मतलब नेट रेट ऑफ थर्मल पावर को हम क्या लिख सकते हैं, P नेट को लिख सकते हैं क्या, dq/dt। अब हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा, क्या गलती हो सकती है इक्वेट करने में, इसका यूनिट क्या है, जबकि यहाँ पर s का यूनिट क्या लेते हैं हम, कैलोरी। कैलोरी। कन्वर्जन ध्यान देना पड़ेगा। बट अच्छी बात यह है कि जब चैप्टर को रेडिएशन से रिलेट करता है तब आपको एग्जाम में गिवन ही वैल्यू क्या होती है, जूल। ठीक है, तो यूजुअली कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर कभी मेल्टिंग वगैरह की बात हो तो हमें यूज करना पड़ जाता है उसे। ठीक है, ओके। तो अगर हम बात करें कूलिंग रेट की, किसकी हम बात कर रहे हैं, कूलिंग रेट की, मतलब dt/dt। तो देन कूलिंग रेट की बात करें मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कूलिंग रेट। लेट से कूलिंग रेट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कूलिंग रेट मतलब आर मतलब क्या होगा, टेम्परेचर लॉस होगा माइनस dt/dt। इसे हम बोलेंगे क्या, कूलिंग रेट। तो ms का क्या कर देंगे, इधर डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड। हाँ, तो P का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता था, P नेट डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ms। ओके, तो कूलिंग रेट में किसी को कोई डाउट, क्या समझ आया कूलिंग रेट क्या हो जाएगा, इसका मतलब कूलिंग रेट देख लेते हैं। तो कूलिंग रेट आर विल बी, P का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा ए ई T⁴ माइनस T⁴ क्लियर है, अपॉन क्या आ जाएगा, ms। तो ये हमारा बन गया क्या, कूलिंग रेट। अब इसका इंपॉर्टेंस समझाता हूं कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, आप समझें। अब देखें, सपोज एक ग्लास वाटर ले लो 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये वाटर है, यहाँ पर एक ग्लास वाटर। अब आप वही एक ग्लास वाटर सेम कहां पर डाल दो, फ्लोर में डाल दो। मान लेते हैं एक ग्लास में कितना है, 100 ml वाटर है। आपने 100 ml वाटर डाल दिया यहाँ पर, दोनों का इनिशियल टेम्परेचर मान लेते हैं कितना था, ये 80 डिग्री सेल्सियस था। अब बताओ कौन जल्दी से ठंडा हो जाएगा, नीचे गिरा हुआ। नीचे वाला। हाँ। तो लोअर ये वाला। कॉमन सेंस से हमें कैसे पता चल रहा है, कॉमन सेंस से पता चल रहा है। बट मैं आपको यहाँ पर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बताता हूँ, क्या कि दोनों क्वेश्चन में क्या चीज सेम है, इफ m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, मास क्या है, कांस्टेंट है। तो बताओ कूलिंग रेट किसके प्रोपोर्शनल है, एरिया। एरिया के प्रोपोर्शनल है। क्लियर, इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा सरफेस एरिया शो करेगा उतना ही जल्दी कूल डाउन होगा। समझ आया यार, यहां पर समझ में आया या नहीं, यस सर। कूलिंग रेट एरिया के प्रोपोर्शनल है। तो ये क्या होगा, स्लो मान लेते हैं यहाँ पर कूलिंग रेट R1 है और यहाँ पर R2 है। तो डेफिनेटली क्या होगा, R2 विल बी ग्रेटर देन R1, मतलब इट विल कूल डाउन स्लोली और जबकि ये क्या होगा, इट कूल्स डाउन फास्ट। समझ आया कि नहीं यार, कि कूलिंग रेट क्यों इंपॉर्टेंट है, एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक, और खुद के टेम्परेचर पे तो अभी डिपेंड करेगा, सराउंडिंग के साथ टेम्परेचर पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं पहले। क्या, सपोज एक बकेट लिया मैंने,
और इसमें मैंने एक 1 kg वाटर डाल दिया। ये कितना है? 1 kg। अच्छा, दूसरा मैंने बकेट ले लिया, सेम, कोई चेंजेस नहीं, कोई भी चेंजेस नहीं, बट इसमें ले लिया इतना वाटर, 5 kg। अब बताओ कौन पहले कूल डाउन होगा? बताए, या सेम टाइम लगेगा? 1 kg वाला। 1 kg वाला जल्दी कूल डाउन होगा। ठीक है, तो मतलब ये है कि सिर्फ एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर किसी रीजन के वजह से एरिया क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। इफ एरिया क्या है? कांस्टेंट है, तो सिर्फ एरिया देख के नहीं बोल देना कि सर दोनों का एरिया सेम है, सेम रेट से कूल डाउन होंगे। अगर एरिया कांस्टेंट है देन क्या रिलेशन होगा? देखें कूलिंग रेट के फॉर्मूले में, R proportional to 1 by m. R प्रोपोर्शनल टू 1 बाई m। समझ आया ना? तो देन इसका मतलब क्या हो जाएगा? R प्रोपोर्शनल टू 1 बाई m, मतलब मास के इनवर्स। तो इसका मतलब कौन सा कूलिंग रेट ज्यादा होगा? अगर हम मान लेते हैं कि इसका कूलिंग रेट है R1 और इसका कूलिंग रेट है R2, तो जिसका मास कम उसका कूलिंग रेट ज्यादा। तो ये मान लेते हैं M1 है और ये M2। सो बिकॉज M1 इज लेस देन M2, सो क्या होगा? कूलिंग रेट ऑफ 1 विल बी ग्रेटर देन कूलिंग रेट ऑफ 2। यार देखिए, दोनों एग्जांपल समझ में आया कि कूलिंग रेट का क्या मतलब है, क्यों हमें इस फॉर्मूले को यहाँ पे लेके आना था। सिग्मा ए अपॉन एम एस का डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हीट होता है और हीट को हम क्या लिखते हैं? एम एस डेल्टा टी। बस दोनों साइड किसका डिवाइड होता है? टाइम का। तो ये बन जाता है हमारा कूलिंग रेट, टेम्परेचर चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो यार, अभी हमने 4 चीजें देखी हैं। देखना, मैं बताता हूँ क्या। पहले हमने देखा एमएसयू पावर। सबको समझ आया एमएसयू पावर क्या था? सिग्मा ए टी टू द पावर 4। एब्जॉर्प्टिव पावर क्या था? सिग्मा ए to the T naught to the power 4. टी नॉट क्या है यहाँ पर? Surrounding temperature. सराउंडिंग। फिर हमने बात किया नेट लॉस कितना होगा, तो सिग्मा ए और T naught 4 सॉरी T टी टू द पावर 4 माइनस T naught to टी the नॉट power. टू द पावर 4। और उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया? कूलिंग रेट। कूलिंग रेट मतलब टेम्परेचर, कैपिटल टी मतलब टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कूलिंग रेट, हमने इसे क्या बोला? कूलिंग रेट। वो क्या हो जाता है? सिग्मा ए अपॉन एम एस का डिवाइड कर देंगे। तो ये 4 चीजें समझ आ गई क्या सबको? यार बताओ, ये 4 चीजों में किसी को डाउट है तो इस पे क्वेश्चंस कर लें हम 1-2। चले, आप लोग ये फॉर्मूले सारे नोट कर ले 4, हम इस पे बेस थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, चले। हाँ, आप लोग थोड़ा सा, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग ट्राई करें, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन फास्ट, बेटर रहेगा। ओके, चले लिख लेते हैं क्वेश्चन।
देखें तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने देख लेते हैं इसे कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है, बहुत ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है। आपको डायरेक्टली सारी चीजें बस पता होनी चाहिए। क्या कि पहले में क्या निकालना है, रेट ऑफ एमिशन। सो रेट ऑफ एमिशन मतलब क्या निकालना है हमें, Emissive power. एमएसयू पावर निकालनी है कि एमएसयू कितना हो रहा है। तो हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए क्या, सिग्मा ए ई टी टू दी पावर 4। अब बस गलती हो जाती है कि टेम्परेचर आप डायरेक्ट रख देते हैं, तो वो नहीं रखना है। टी कितना हो जाएगा 127 प्लस क्या करेंगे केल्विन में चेंज करने के लिए, Plus 270. 273. तो ये बन गया 400 केल्विन। टी नॉट क्या है, सराउंडिंग का टेम्परेचर, वो कितना है 27, तो प्लस 273 करेंगे कितना बन गया 300 केल्विन। ये दोनों हमें थोड़े से माइंड में रखने हैं, इसके अकॉर्डिंग ही हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है एमएसयू पावर की, तो क्या आ जाएगी एमएसयू सिग्मा की वैल्यू 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू एरिया कितना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर स्क्वायर में। मीटर स्क्वायर हाँ, सो मीटर स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 to the power -4 -4 का, इंटू ई कितना है 0.5 मतलब 1/2 जैसा, और इंटू टी टू द पावर 4, टी कितना है 400 टू द पावर 4। तो अभी देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व में थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पर पावर 8 है और यहाँ पर 2 जीरोस है, तो 2 जीरोस पे पावर 4 करेंगे तो कितनी आएगी पावर 8। तो पावर 8 कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ से 2 पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। तो देखें क्या बचेगा 5.67 इंटू 0.5 को क्या लिख सकते हैं 1/2 और 4 टू दी पावर 4। क्लियर। सो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 इंटू 16, ये दिखेगा आपको, इंटू 10 टू दी पावर अभी कितना बचेगा रिमेनिंग -2। ठीक है, तो बाकी आपको बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, ये 8 और मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना है, आपको एमएसयू पावर की वैल्यू आ जाएगी। समझ आया क्या सबको। यस सर। तो रेट ऑफ एमिशन में कोई डाउट था ही नहीं। अगर हम दूसरी बात करें क्या, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, सो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा पी ए, वो हो जाएगा सिग्मा ए ई टी नॉट टू दी पावर 4। तो सेम सेटअप आएगा, सेम सेटअप क्या 5.67 इंटू 10 टू दी पावर -8, ये हो गया क्या सिग्मा ए क्या हो गया 100 इंटू 10 टू दी पावर -4 इंटू ई कितना हो गया 0.5 इंटू टी कितना 300 टू दी पावर 4। ओके, तो सेम चीज में इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू भी अपना 5.67 इंटू ये 1/2 हो गया इंटू 9 इंटू 9 81 इंटू 10 टू द पावर -2, ये आ जाएगा हमारा किसका एब्जॉर्प्शन का। और फिर हमें क्या निकालना है, और P net. हाँ नेट रेट ऑफ हीट लॉस। सो नेट रेट ऑफ हीट लॉस, सो पी नेट हमें निकालना है इसका मतलब। तो पी नेट हम डायरेक्टली समझ गए, दोनों को क्या करेंगे सबट्रैक्ट कर देंगे, क्या पीई एमिशन माइनस पी एब्जॉर्प्शन। तो अगर आपने ये दोनों सॉल्व करके रखे हैं तो आप डायरेक्टली मैथमेटिकली सबट्रैक्ट कर दो। अगर सॉल्व नहीं किए तो फिर प्रॉपर सिग्मा ए ई ये टी टू दी पावर 4 माइनस टी नॉट टू दी पावर 4, और इसे सॉल्व कैसे करते हैं पावर 4 को मतलब सिग्मा लिखें, देखें इसे सॉल्व कैसे करेंगे अगर हमें डायरेक्ट ये पूछा है। सो 5.67 इंटू 10 टू दी पावर -8, एरिया कितना है अपना 100 इंटू 10 टू दी पावर -4 ई 0.5। अब इन दोनों के स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसे करते हैं, ये हो गया क्या 400 का 4 माइनस 300 टू दी पावर 4। तो क्या कर लेते हैं जीरोस कॉमन ले लेते हैं, तो 2 जीरोस मतलब 10 टू दी पावर 8 कॉमन लिया और कैंसिल हो गया इंटू 10 टू दी पावर -2 इंटू 1/2। अब क्या बचेगा ब्रैकेट में, यहाँ पे बचेगा 4 टू दी पावर 4 माइनस 3 टू दी पावर 4। अभी ये क्या इजी नंबर है, इजी नंबर है मतलब आप पावर 4 सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा सिंपल ट्रिक बताऊंगा, अगर ये नंबर इजी नहीं है a टू दी पावर 4 माइनस b टू दी पावर 4 अगर सॉल्व करना है तो देखिए इसे क्या लिख सकते हैं
इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ना, उसे हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। और फिर से इसे और सॉल्व कर सकते हैं, तो फाइनल ए टू दी पावर 4 को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से और ब्रैकेट में ए प्लस बी ए माइनस बी से। तो इस तरीके से एक सिंप्लीफाइड तरीके से देख सकते हैं। अगर नंबर क्या है मतलब फेवर में नहीं है, तो कोई रैंडम नंबर है, तो हम इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट ये सिंपल फॉर्मूला यूज करने में? नो सर। ओके, अभी एक क्वेश्चन दे देते हैं जिसमें थोड़ा सा कुछ और डिटेल पूछा हुआ है, देखें। देखें, बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया। क्या कि हमें दो ऑब्जेक्ट दिए हैं जो कि एक सराउंडिंग में रखे हैं, और हमें क्या कंपेयर करना है, इनका हीट लॉस कंपेयर करना है। मतलब कुछ ऐसा है कि एक सराउंडिंग है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब टी नॉट कितना है, हमें केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 300। ये कितना हो गया, 300 केल्विन। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। दोनों का टेम्परेचर क्या है, इसका है 127 डिग्री सेल्सियस और इसका 327 डिग्री सेल्सियस। तो क्या करना है, टी ए लिखना पड़ेगा ना, तो टेम्परेचर ऑफ ए। अब यहाँ पर देखो टी ए क्या हो जाएगा, तो याद रखना है हमेशा कन्वर्ट कर लेना है। 400 केल्विन। ये हो गया 400 केल्विन। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, टी बी 500 केल्विन। 600। 600। 327 प्लस 273, ये हो जाएगा 600 केल्विन। क्लियर? अब हमें आ गया, अब हमें क्या चाहिए, किसका रेशियो चाहिए, हीट लॉस। तो क्या हीट लॉस सिर्फ एमिशन होगा क्या, नहीं। एमिशन तो ये है कि वो कितनी हीट रेडिएट कर रहा है, उसे लॉस नहीं बोलते हैं। याद रखना है कि यहाँ पे मैंने नेट टर्म यूज किया क्या, नहीं, जानबूझ के यूज नहीं किया, क्योंकि आप समझे कि हीट लॉस का मतलब है कि कितनी हीट फाइनली चली गई। मतलब ये नहीं कि वो कितनी रेडिएट कर रहा है। रेडिएट होगा तो आपसे प्रॉपर वर्ड पूछेगा कि हीट एमिशन बताओ, ठीक है। तो इसका मतलब टी ए बाई टी बी नहीं पूछा है, क्या पूछा है, लॉस पूछा है। सो हीट लॉस की बात करेंगे, मैंने नेट टर्म हटा दिया है, तो हीट लॉस भी वैसे ही होगा, रेट ऑफ हीट लॉस। हम क्या चेक कर रहे हैं, रेट ऑफ हीट लॉस। तो मतलब P क्या आ जाएगा, P लॉस की बात करें तो लॉस की बात आ जाएगा P एमिशन माइनस P एब्जॉर्प्शन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ A बाई बी। क्या आ जाएगा A बाई बी में, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, TA टू दी पावर 4 माइनस T नॉट टू दी पावर 4 अपॉन TB टू दी पावर 4 माइनस T नॉट टू दी पावर 4। समझ आ गया यार सबको? यस सर। सिग्मा ए ई सब क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि सिमिलर ऑब्जेक्ट हैं।
हमने कंसिडर किया हुआ था, क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द रेशियो ऑफ हीट ऑफ टू सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। टू सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, तो टेंशन नहीं है, सारा कुछ कैंसिल आउट हो गया। अब यार सिंपल सॉल्विंग है, देखें क्या हो जाएगा। इसका टेम्परेचर कितना है 6, ए का 400 टू द पावर 4 माइनस सराउंडिंग कितना है 300 टू द पावर 4 अपॉन 600 टू द पावर 4 माइनस 300। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीरोस कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे। तो 2 जीरोस ऊपर से कॉमन आए, नीचे से भी 2 जीरोस कॉमन होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या आ जाएगा 4 टू द पावर 4 माइनस 3 टू द पावर 4 अपॉन 6 टू द पावर 4 माइनस 3 टू द पावर 4। तो इसे जैसे मैंने बताया स्टेप वाइज ब्रेक कर लेंगे तो बेटर रहेगा। देखें स्टेप वाइज ब्रेक, इसे हम क्या कन्वर्ट कर लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, और उसे फिर से ब्रेक कर देंगे सिंगल स्टेप। तो ये चीज क्लियर है ना सबको, फॉर्मूला ब्रेक करना। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अपॉन नीचे क्या रहेगा 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या रहेगा 4 प्लस 3 एंड 4 माइनस 3, नीचे क्या रहेगा 6 प्लस 3 एंड 6 माइनस 3। तो छोटे नंबर्स में तो आप पावर 4 सॉल्व कर सकते थे, बट अगर गड़बड़ नंबर होंगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इस मेथड को ही माइंड में रखें। सो कितना हुआ ऐड कर लेते हैं यार, 16 इंटू 9, 16 प्लस 9 कितना हुआ 25, 36 प्लस 9 45 इंटू 4 प्लस 3 7 इंटू 1 अपॉन 6 प्लस 3 9 इंटू 2 सॉरी 3। तो अभी ज्यादा कैंसिल नहीं होगा, सिर्फ 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, 5 एंड 9 क्लियर। और ये फाइनली हमारा रेशियो आ जाएगा 35 रेशियो कितना हुआ, ये मल्टीप्लाई करें 273, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप देखें कि ये नंबर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा टफ रहेगा, ज्यादा पावर सॉल्व करने से बेटर है कि आप इस तरीके से ब्रेक करके सॉल्व करें। तो बताएं यार दोनों क्वेश्चन समझ आ गए आपको, एक में मैंने कैलकुलेशन सॉल्व करवाई है और एक में रेशियो निकलवाया है। सर वो 243 आएगा ना? 243, yes. अच्छा 243, ठीक है 243, हाँ ओके। तो दो टाइप के क्वेश्चन समझ आए, एक तो आपको फॉर्मूले में पूरी वैल्यूज रखना आना पड़ेगा, और दूसरा अगर जरूरत पड़ेगी तो रेशियो वगैरह भी निकालना होगा। रेशियो में मैंने बताया कि थोड़ा सा ध्यान देना कि हीट लॉस मतलब एमिशन नहीं होता है। एमिशन जब भी बोलेगा तो वर्ड यूज करेगा प्रॉपर एमिशन। हीट लॉस का मतलब ये होता है कि वो कितनी एक्चुअल में लॉस करने वाला है। क्लियर ना? यस सर। तो अभी क्या करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें आप थोड़ा और सोचना पड़े आपको, ठीक है। देखें ये थोड़ा सा थॉटफुल एग्जांपल है, ये आप लोग ट्राई करें एक बार, देखें आप लोग को समझ आया कैसे अप्रोच कर सकते हैं।
ओके, क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप देखिए कि अप्रोच आपको समझ आ रहा है कि नहीं। तो कुछ ऐसा सिनेरियो है कि बाहर एक क्या है, सराउंडिंग है, ये क्या है, सराउंडिंग है, इसका टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री 300 हाँ, तो हम 27 डिग्री सेल्सियस नहीं यूज करेंगे, हम T0 यूज करेंगे। सो 27 प्लस 273 क्या हो जाएगा, 300 केल्विन। ये रखा हुआ है क्या, 300 केल्विन। अब इसके अंदर क्या रखा हुआ है, वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अभी वो ऑब्जेक्ट कैसा है, ब्लैक। ओके, तो अभी वो ऑब्जेक्ट कैसा है, ब्लैक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो ब्लैक है तो वो रेडिएट बहुत ज्यादा कर रहा होगा ना। तो इसका मतलब ये है कि उस समय इसकी एमिसिविटी क्या होगी जब ये ब्लैक था, 1। तो बेसिकली अभी हमें 1 लिखना नहीं है क्योंकि इसकी ओरिजिनल 1 नहीं है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर ये सराउंडिंग में रखा है और इसे ब्लैक नहीं किया हमने, नॉर्मली ही रखा है, तो अब ये पावर किस रेट से रेडिएट करेगा, यहाँ पे तो फुल रेडिएट करेगा, बट यहाँ पे कितना करेगा, ई के अकॉर्डिंग करेगा ना, ई के अकॉर्डिंग करेगा। तो इसमें दिया है कि हमें इसे 500 पर ही मेंटेन रखना है। दोनों क्वेश्चन में इसे कहाँ पर मेंटेन रखना है, 500 केल्विन पर मेंटेन रखना है। तो यहाँ पे पावर कितनी यूटिलाइज हो रही थी, 200 वैट, जबकि यहाँ पे पावर कितनी लग रही है, 300 वैट। क्लियर, एक मिनट, जब वो ब्लैक होगा तब वो ज्यादा हीट अप करेगा। रुके, यहाँ पे कट करते हैं थोड़ा। एन ऑब्जेक्ट इट मेंटेन्स दिस, फाइंड इट्स एमिसिविटी if it is made black and requires 300 watt heater to keep it at 500 Kelvin. Clear? तो ये बताओ, ये जो 200 और 300 ये क्या चीज गिवन है आपको, एमिसिव पावर। Emissive power. समझाया ना कि यार सिर्फ एमिशन नहीं हो रहा होता यार, नेट साथ हीट में, हाँ, साथ में एब्जॉर्ब भी करेगा। तो इसका मतलब अगर आप उसे मेंटेन करके रख रहे हो तो आप जितनी हीट वो लॉस कर रहा है वो मेंटेन करके रख रहे हो ना। समझ आया? तो ये 300 और 400 क्या चीज दी हुई है आपको, नेट पावर। नेट पावर दी हुई है, नेट रेट ऑफ हीट लॉस। ओके, तो पहले कितनी थी, P1 कितनी थी, ये 200। जब हम क्या क्या यूज कर रहे होंगे, जब हम यूज कर रहे होंगे सिग्मा, यहाँ पर ए ई, अब T टू दी पावर 4 यूज नहीं करना है, क्या यूज करना है, T टू दी पावर 4 माइनस T0 टू दी पावर 4। बट अच्छी बात ये है कि नेक्स्ट टाइम ये क्या होने वाला है, कैंसिल आउट हो जाने वाला है। अच्छा हाँ, मैंने ये उल्ट स्विच कर दिया है। अभी ये कितनी है, ये 300 लग रही है, और बाद में सॉरी, पहले ये वैल्यू चेंज करते हैं, यहाँ पर ये नहीं है, बाद में हमने ब्लैक किया हुआ है, ये हमने ब्लैक किया हुआ है, तो ई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब ब्लैक किया हुआ है, जब नहीं किया था तब हमें ई की जरूरत पड़ेगी। तो इनिशियली ई की जरूरत पड़ेगी हमें, जबकि बाद में क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया है, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो ये सिर्फ हो जाएगा सिग्मा ए T टू दी पावर 4 माइनस T0 टू दी पावर 4। अब देखो सेम ऑब्जेक्ट है और टेम्परेचर भी सेम मेंटेन किया हुआ है, तो सारा कुछ क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो P1 बाई P2 की वैल्यू सिर्फ क्या आ जाएगी, 200 बाई 300, और इज इक्वल टू इस तरफ क्या आ जाएगी, E। तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 मतलब 0.6। तो यार क्वेश्चन समझ आया कि किस तरीके से हमें अलग अलग तरीके से, अलग अलग फॉर्मेट से फ्रेम किया जा सकता है क्वेश्चन, बस हमें प्रॉपर फील होना चाहिए कि हम एग्जैक्टली क्या सॉल्व कर रहे हैं। यस सर। हाँ, तो हमने यहाँ पर देखा कि जब ई था तब पावर लॉस 200 लग रहा था, जब वो ब्लैक कर दिया तो बहुत जल्दी जल्दी अब रेडिएट करेगा ना, तो उसे मेंटेन करने के लिए हमें 300 पावर देनी पड़ रही थी।
तो जो हम मेंटेन करने के लिए पावर दे रहे हैं वो हमारा नेट रेट ऑफ हीट लॉस है। बताएं यहाँ कोई डाउट क्या किसी को? नो सर। ओके चलिए और एग्जांपल थोड़े से कर लेते हैं। इस बार कूलिंग रेट से रिलेटेड देखते हैं एग्जांपल एक। ओके देखें तो बताएं सबसे पहले क्या पूछा है आपसे? रेशियो ऑफ हीट लॉस। रेशियो ऑफ हीट लॉस। सो पहले हमें लिखना पड़ेगा कि हीट लॉस कैसे डिपेंड करेगा उनकी रेडियस पे। तो बताओ यार हीट लॉस का फॉर्मूला क्या रहेगा? हीट लॉस सिग्मा ए ई टी टू द पावर 4 माइनस T naught टी is नॉट टू द power पावर 4। to the power। दोनों का टेम्परेचर भी सेम है और दोनों का टी नॉट भी सेम है, सिर्फ क्या चीज अलग है? एरिया। एरिया अलग है। एरिया प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? R R square square। आर स्क्वायर। तो आई गेस समझ में आ गया होगा आपको। P1 बाई P2 क्या आ जाएगा? 1/4। R1 बाई R2 का स्क्वायर। वेरी गुड। तो R1 कितना है R और ये है 2R। तो इसका स्क्वायर क्या रेशियो आ जाएगा? 1/4। 1/4। तो मुझे लग रहा है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। सेकंड देखिए कूलिंग रेट बताएं। चलिए कूलिंग रेट आप लोग सॉल्व करें, देखें कितने लोग करेक्ट कर पाते हैं। कूलिंग रेट ट्राई करें, रेशियो ऑफ कूलिंग रेट। आर का फॉर्मूला क्या रहेगा? सिग्मा ए ई टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4 अपॉन एम एस। अब बताओ इसमें से काम की चीज क्या है? प्रोपोर्शनलिटी में क्या आने वाला है? एरिया। सिर्फ एरिया। दोनों का मास सेम है क्या? नहीं, तो एरिया बाई मास आएगा। ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना था। अब बताओ क्या मास दोनों का सेम है क्या? नहीं ना, क्वेश्चन में मास सेम दिया है क्या? बताओ क्वेश्चन में क्या सेम दिया है? डेंसिटी डेंसिटी। तो हमें क्या करना चाहिए इसका मतलब? डेंसिटी इक्वेट तो फिर मतलब क्या करें इसमें वो बताएं। डेंसिटी मास को मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यस, मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम। और ये हो जाएगा एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर टाइप। यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ, वैसे उसका कुछ मतलब नहीं था, सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी देख रहे थे। 4 पाई आर स्क्वायर और यहाँ पर डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखो क्या रिलेशन आएगा? आर प्रोपोर्शनल टू 1/r। देख रहे हो कितना बदल गया? कूलिंग रेट एकदम बदल गया, और जबकि ये एकदम बदल गया। यहाँ पर इसको एक स्टेप और कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझ आया कि नेट रेट ऑफ हीट लॉस और कूलिंग रेट में क्या डिफरेंस आने वाला है और एम को कैसे यूज करना है हमें। यार बताएं सबको क्लियर है? ये पी प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर आर स्क्वायर आ रहा है नेट रेट ऑफ हीट लॉस, जबकि कूलिंग रेट में क्या आ रहा है? 1/r। क्लियर? तो अभी रेशियो तो आप तुरंत समझ जाएंगे ना। R1 बाई R2 ये रेडियस नहीं है, ठीक है। कूलिंग रेट वो क्या हो जाएगा? R2 बाई R1।
क्या आ जाएगा 2/1। मतलब ये है बड़ा स्फीयर ज्यादा जल्दी कूल होगा, समझ आया? और वो Yes, हमें yes. पता भी है कि ये छोटा है और ये बड़ा है, तो कौन सा स्फीयर जल्दी कूल होगा? बड़ा वाला। क्लियर? तो कूलिंग रेट सबको समझ आ गया ना यार ये चीजें? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं सर। ओके। अच्छा, इसमें अगर हम एक्सपेंशन वगैरह करवा दें, क्या एक्सपैंड, कि ये एक्सपैंड हो गया, हमने इसे देखा कि ये ऑब्जेक्ट अभी क्या है, किसी टेम्परेचर पर मेंटेन्ड है, और हमने क्या किया, इसे कंप्रेस करके छोटा ऑब्जेक्ट बना दिया। तो पहले रेडियस थी 2r, हमने कंप्रेस, या पहले थी r, हमने कंप्रेस करके क्या कर दी, r/2 कर दिया। तो कूलिंग रेट में क्या फर्क पड़ेगा? Cooling rate 2 times हो जाएगा. नहीं ना, यही तो गड़बड़ है। इन दोनों चीज में क्या डेंसिटी सेम रही क्या? हाँ सर. क्या चीज सेम रहा? अरे यार, हमने इसी को कंप्रेस किया है, क्या चीज सेम रहेगी? मास सेम रहेगा। समझ आया? तो ऐसा ब्लाइंडली नहीं कर देना है कि 2 टाइम्स हो जाएगा। क्वेश्चन सुनना है यार कि क्या पूछा हुआ है। यहाँ पर हमने क्या दिया हुआ है, मास को रिप्लेस किया हुआ है, जबकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मास क्या है, Different. सेम है। अरे सेम है, कंप्रेस कर दिया, तो इसलिए क्या हुआ, कूलिंग रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिर्फ Area. एरिया आ जाएगा। तो वो जो एग्जांपल दिया था ना कि एक उसमें एक ग्लास वाटर लिया और उसे फिर स्पिल कर दिया, तो उन दोनों केसेस में मास सेम था, इसलिए डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा था, Area. तो इसलिए यहाँ पर नहीं लिख रहे, वो चीज हमने वहां पर लिखा दी। यहाँ पे हमने कौन सा क्वेश्चन किया है, मटेरियल इक्वेट करने का। बट यहाँ पर देखें, जो मैंने यहाँ पर लिखाया था स्टार्टिंग, ये देखो कूलिंग रेट लिखा है ना, अगर एरिया कांस्टेंट है तो, समझ आया? और अगर मास कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो ये दोनों चीजों को भी माइंड में रखना है। क्लियर है ना? Yes sir. तो ये था हमारा कूलिंग रेट का डिस्कशन। अब क्या था, ये चीजें रियल लाइफ में यूज नहीं हो पाती इतनी, आप समझें? ये जो कूलिंग रेट हमने सीखा, ये रियल लाइफ में इतना यूज नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन किसमें सॉल्व हो रहा है, T⁴ में। समझ रहे हो ना आप लोग? तो यहाँ पर क्या है, एक मैथमेटिशियन है न्यूटन, और उन्होंने चीजों को क्या ट्राई किया, सिंपल करने का ट्राई किया। क्लियर? तो अभी हमने कूलिंग रेट पढ़ा, कूलिंग रेट किसने एक्सप्लेन किया, स्टीफन ने, बोल्ट्जमैन और स्टीफन ने किया। अब न्यूटन आ गया उस चीज को और सिंप्लीफाई करने के लिए। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, और कुछ बुक्स में इसे सिर्फ लिखता है न्यूटन्स कूलिंग रेट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, न्यूटन्स कूलिंग रेट। सो कुछ बुक्स में इसे न्यूटन्स कूलिंग रेट भी लिखता है, तो हम इसे साइड में कर लेते हैं, न्यूटन्स कूलिंग रेट। तो देखिए न्यूटन ने क्या बताया, न्यूटन ने कहा कि अगर हम चीजों को थोड़ी सी सिंप्लीफाई करेंगे तो मैथमेटिकली सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो उसने क्या किया, दो एजम्पशंस लिए। क्या लिए? एजम्पशंस। और ये पूछे जाते हैं इसलिए आपको याद रखना है। एजम्पशंस लिए, दो एजम्पशंस लिए। पहला एजम्पशन उसने क्या माना, क्या, द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज नॉट चेंजिंग। मतलब क्या हुआ इस लाइन का, इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर एक बॉक्स जैसे, मतलब सराउंडिंग एक बॉक्स नहीं है, सराउंडिंग क्या है, बड़ा है एक, मतलब आप ले लो क्या, रूम। सोचो रूम में एक चाय का कप रख दो, तो क्या चाय के कप के कूल डाउन होने से रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा क्या? नहीं सर.
तो इसका मतलब ये है कि हम कंसिडर कर रहे थे कि एक छोटे से सराउंडिंग मतलब छोटे से बॉक्स के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट रखा है, तो पक्का ये होगा कि इससे हीट कुछ जाएगी, इससे कुछ आएगी, तो इसका टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन न्यूटन ने माना कि यार रियल लाइफ सिनेरियो में आ जाओ, मतलब रूम में हो, आप ओपन एरिया में हो, ओपन एरिया में क्या एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेंज कर दोगे क्या छोटे ऑब्जेक्ट से? No. नहीं। तो न्यूटन ने क्या अप्रोच ली, एकदम रियलिस्टिक एग्जांपल लिया। क्या लिया? रियलिस्टिक एग्जांपल लिया। और उसने क्या कहा कि वी विल एज्यूम कि टी नॉट क्या है, हमेशा कांस्टेंट। टी नॉट क्या है? कांस्टेंट है। मतलब किस टाइप की सराउंडिंग हो, लाइक आइसोथर्मल। अरे आइसोथर्मल नहीं, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गई, इसमें आइसोथर्मल का कुछ वर्ड यूज नहीं है। पॉइंट यहाँ पर ये है कि सराउंडिंग लार्ज सराउंडिंग्स, क्या लार्ज सराउंडिंग्स लाइक रूम, ओपन एरिया, ये समझ आया मतलब क्या है इसका? कब टी कांस्टेंट रहेगा? तो पहला एजम्पशन सबको समझ आया क्या? पहला एजम्पशन सबको समझ आया कि उसने क्या एज्यूम किया कि टी नॉट क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब सिर्फ किसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा? ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टी नॉट इंक्रीज नहीं हो रहा, ये उसने एज्यूम कर लिया, जो कि बहुत ही रियलिस्टिक एजम्पशन था। अच्छा, अब उसने क्या एज्यूम किया कि यार ये जो टी है, ये अगर आपने बहुत ज्यादा कर दिया, सोचो 500 कर दिया, मतलब एक रूम में आपने एक बहुत हॉट आयरन ले आए 500, तब यार रूम के टेम्परेचर में थोड़ा फर्क पड़ेगा। समझ आया क्या? यस सर। अगर आपने एक रूम में 500 डिग्री का एक आयरन बॉक्स रख दिया, तो यार रूम में हीट जनरेट हो जाएगी ना, रूम टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। हाँ लेकिन अगर आप एक बॉटल हॉट वाटर रख दोगे, तो क्या रूम टेम्परेचर बढ़ जाएगा क्या? नहीं यस सर। नहीं। तो उसने क्या एज्यूम किया कि ये जो रूम टेम्परेचर है, सपोज 25 है, ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कितना डिफरेंस चलेगा? 100 डिग्री तक चल जाएगा। समझ आया क्या? तो यहाँ पर जो छोटे की डेफिनेशन है वो रियलिस्टिक है, ये नहीं बोलने लग रहा सर आपने बताया था 5%, यहाँ परसेंट क्या देखोगे यार, किस चीज का परसेंट देखोगे? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 100 डिग्री के आसपास तक है तो चल जाएगा। अब 500 कर दोगे तो तब वो जाके बड़ा होगा। समझ आया क्या? यस सर। तो दूसरी चीज उसने क्या बोली, कोई बता सकता है वर्ड्स में क्या चीज है? द डिफरेंस The temperature difference. in temperature, the difference in temperature of object and surrounding is small। समझ आया? कोई डाउट क्या इसमें? No sir. और स्मॉल मतलब कितना? 100 degree. 100 डिग्री। डेल्टा टी अप्रोक्सीमेटली 100 डिग्री सेल्सियस तक सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो डेल्टा टी क्या है एग्जैक्टली? ये जो डेल्टा टी मैंने लिखा ये है क्या, टी माइनस टी नॉट। कोई डाउट इसमें? ये क्या होना चाहिए, 100 डिग्री तक चल जाएगा, जहां पे टी नॉट क्या है? Surrounding. अच्छा, हाँ सॉरी, टी नॉट सराउंडिंग और टी Object. ऑब्जेक्ट टेम्परेचर, और टी नॉट है सराउंडिंग। तो अब उसने क्या किया, कूलिंग रेट को सिंप्लीफाई करने का ट्राई किया। देखें एजम्पशन समझ आए क्या न्यूटन के? न्यूटन एजम्पशन समझ आए क्या? Yes sir. तो देख लेते हैं, चले सॉल्व करते हैं फिर से। कूलिंग रेट को न्यूटन ने फिर कैसे सॉल्व किया? अब ये मैथमेटिक्स है यार, ये सिंपल, हमें थोड़ा सा समझने का ट्राई करना है, आई गेस आ जाएगा आप लोग को समझ में। कूलिंग रेट क्या थी, सिग्मा ए ई अपॉन एम एस, और ये क्या था, टी माइनस टी नॉट टू द पावर 4। क्लियर?
अब हमें क्या करना है, हमें डेल्टा टी को इंट्रोड्यूस करना है यहाँ पर। क्या? डेल्टा टी। तो हम टी को क्या लिख सकते हैं? टी को लिख सकते हैं कि टी नॉट से डेल्टा टी उसका टेम्परेचर ज्यादा है। इसमें कोई डाउट क्या किसी को? अच्छा एक चीज, हाँ ये बोर्ड्स में भी है, ये आपके 12th बोर्ड्स में भी है। तो डेरिवेशन इसका पूछा जाता है, आपको डेरिवेशन सीखना है। यहाँ पे आपको एजम्पशन लिखनी है, 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। आपको दोनों एजम्पशन लिखनी है और फिर थोड़ा सा सॉल्विंग करना है। देखिए सॉल्विंग कैसे करना है। ये लाइन समझ में आई? टी को हमने क्या लिख दिया? वेयर हमें पता है डेल्टा टी क्या है, टी माइनस टी नॉट। तो हमने टी को क्या लिख दिया? टी नॉट प्लस डेल्टा टी। कोई डाउट क्या इसमें किसी को? अब हमें क्या करना है, बाइनोमियल लगाना है। क्या लगाना है? बाइनोमियल। मैंने पहले भी समझाया था कि अगर कोई भी वैल्यू छोटी एज्यूम की है तो वहां पर बाइनोमियल लगाएंगे। तो हमने क्या लिया, टी नॉट कॉमन ले लिया। तो देखें सिग्मा ए ई। अब हम इससे टी नॉट कॉमन लेंगे, तो टी नॉट कॉमन लेंगे तो पावर 4 है ना, तो बाहर क्या आएगा? टी नॉट टू दी पावर 4। अब देखना अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस क्या बचेगा, डेल्टा टी अपॉन टी नॉट टू दी पावर 4 माइनस टी नॉट से तो कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पर 1। अब क्या यूज करेंगे? बाइनोमियल। यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एन एक्स। क्लियर? तो देखिए कूलिंग रेट क्या आ जाएगी, कूलिंग रेट हो जाएगी सिग्मा ए ई टी नॉट टू दी पावर 4 अपॉन एम एस। और ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस 4 टाइम्स डेल्टा टी अपॉन टी नॉट। ये हो गया क्या, 1 प्लस एन एक्स और माइनस 1। तो 1 और 1 क्या हुए, कैंसिल, और ये सिर्फ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो कूलिंग रेट का फाइनली फॉर्मूला आ जाएगा, आर का फॉर्मूला सिंप्लीफाई कर दिया किसने, न्यूटन ने। 4 सिग्मा ए ई टी नॉट क्यूब अपॉन एम एस इंटू डेल्टा टी। और इस पूरे को हमने क्या बोल दिया, के, कुछ एक कांस्टेंट, क्योंकि सारी चीजें कांस्टेंट है। देखो सराउंडिंग भी हमने क्या एज्यूम किया है, कांस्टेंट। सो वेयर पहले लिख देते हैं, आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के इंटू डेल्टा टी। और डेल्टा टी मतलब क्या है, टी माइनस टी नॉट। ये हो गया। एंड वेयर के इज 4 सिग्मा ए ई टी नॉट क्यूब अपॉन एम एस। अब सोचो हुआ क्या है एग्जैक्टली, देखना मैजिक क्या हो गया कि इससे पहले कूलिंग रेट सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा था, हमें कूलिंग रेट याद है, अभी हमने रेशियो निकाला था। क्या निकाला था, एक ऑब्जेक्ट कितना था 300 केल्विन, सॉरी एक ऑब्जेक्ट था 600 केल्विन, दूसरा क्या था 400 केल्विन, और कहाँ रखे थे 300 केल्विन के सराउंडिंग में। तो देख रहे थे क्वेश्चन कितना मेहनत करना पड़ा। अब न्यूटन ने ये बताया कि कूलिंग रेट में पावर 4 सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, कूलिंग रेट प्रोपोर्शनल टू सिर्फ क्या है, डेल्टा टी। मतलब कूलिंग रेट सीधा क्या कर सकते हैं हम, R1/R2 का रेशियो देखना सीधे क्या आएगा, 600 माइनस सराउंडिंग कितना है 300 Yes. अपॉन 400 100. माइनस Yeah. 300। तो आंसर कितना आ जाएगा 3:1। क्या ये सही है, क्या ये सही है? बताएं, क्या न्यूटन कूलिंग का रूल लगा सकते हैं क्या यहाँ पर? अरे न्यूटन कूलिंग ये डायरेक्टली कब लिख सकते हैं, जब डेल्टा टी कितना हो 100 से कम, 100 तक। अभी कितना है डेल्टा टी 300. तो इसका मतलब न्यूटन कूलिंग लगेगा क्या यहाँ,
नहीं नहीं लगेगा। समझ आया ना? अब यही क्वेश्चन में बदल देता हूँ। अब देखना मैं क्या कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ कि ये 80 डिग्री सेल्सियस पे है, ये 60 डिग्री सेल्सियस पे है, दोनों रखे हैं 20 डिग्री सेल्सियस पे। अब बताओ कूलिंग रेट क्या होगा? तो अब केल्विन में बदलने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस इन केल्विन सेम होता है किसके? सेल्सियस डिग्री सेल्सियस के। तो बताओ पहले में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 40 60 60 और इसमें 40। 40 तो हमें डायरेक्टली बता देना है कि 100 से कम है, मतलब R1/R2 क्या हो गया? कूलिंग रेट, मतलब 60 बाई ये कूलिंग रेट 40। आंसर समझ आया क्या? पावर 4 सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं। नो। तो समझ आया कि स्टीफन लॉ को कितना सिंप्लीफाई कर दिया न्यूटन ने। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। न्यूटन ने क्या किया, देखे न्यूटन ने क्या किया। न्यूटन ने कहा कि अगर ये टेम्परेचर डिफरेंस कम है, क्या है? कम है। कम मतलब कितना नियर अबाउट? बिलो 100 तक। और दूसरी चीज, ये सराउंडिंग क्या है? कांस्टेंट है, मतलब इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। तो हम डायरेक्टली क्या लगा सकते हैं? R प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। समझ आया क्या? यस सर। ओके। तो हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली? कूलिंग रेट प्रोपोर्शनल है डेल्टा T के। ये काम की बात यहाँ पे निकल के आई। तो यहाँ पे निकल के क्या आई? R मतलब क्या? कूलिंग रेट। तो मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे। चलो इंपॉर्टेंट है इसलिए फिर से लिख देता हूँ कि न्यूटन के अकॉर्डिंग कूलिंग रेट मतलब क्या? R, ये क्या है? प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। और ये दो कंडीशंस लगा के, कौन सी हैं वो दो कंडीशन? डेल्टा टी मतलब 100 तक होगा। हाँ, व्हेन डेल्टा T इज स्मॉल नियर अबाउट 100 100 डिग्री सेल्सियस एंड T नॉट इज कांस्टेंट कांस्टेंट। ये दो केस में ही वैलिड है। क्लियर? कोई डाउट क्या यहाँ तक कूलिंग रेट में? नो सर। तो चले कुछ ग्राफ बना लेते हैं यार। अगर आपसे कुछ ग्राफ्स पूछ ले, लेट से हम ग्राफ बना देते हैं किसका? कूलिंग रेट वर्सेस टेम्परेचर डिफरेंस। किसका? कूलिंग रेट वर्सेस क्या? टेम्परेचर डेल्टा डिफरेंस डेल्टा T। तो हमें पता है कैसा ग्राफ आएगा कूलिंग रेट वर्सेस डेल्टा T? स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन। R इज इक्वल टू K इंटू डेल्टा T। वो स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास होगी? ओरिजिन से पास होगी। तो यहाँ पर क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस हमने लिखा है और यहाँ पर कूलिंग रेट लिखा हुआ है। तो ये कंफर्म हो गया कि वो जो होगी लाइन वो यहाँ से पास होगी और उसका स्लोप क्या हो जाएगा? K। क्लियर? K की वैल्यू कितने हैं? 4 सिग्मा AE T नॉट टू द क्यूब अपॉन MS। क्लियर ना यार? पॉइंट समझ आया? अब यही ग्राफ अगर हम किसके रेस्पेक्ट में बनाते हैं, देखें। मान लेते हैं कूलिंग रेट वर्सेस ऑब्जेक्ट टेम्परेचर का बना है। हम ये ग्राफ बना देते हैं किनके बीच में? कूलिंग रेट वर्सेस क्या? ऑब्जेक्ट टेम्परेचर। क्योंकि सराउंडिंग टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। तो हमें किसका देखना है? सिर्फ ऑब्जेक्ट टेम्परेचर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? फॉर्मूला R इज इक्वल टू K। डेल्टा T को क्या लिख सकते हैं? T माइनस T नॉट। तो हमारे दो पैरामीटर कौन से हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है? ये हुआ R और दूसरा क्या है? T, ऑब्जेक्ट टेम्परेचर। इन दोनों के बीच में ग्राफ। तो बताओ ग्राफ कैसा होगा? बताएं ग्राफ कैसा होगा? नेगेटिव एक्सिस से पास होगा। हाँ, टाइप क्या होगा ग्राफ का? स्ट्रेट लाइन। तो ये रहेगा स्ट्रेट लाइन, ऑब्जेक्ट टेम्परेचर रहेगा स्ट्रेट लाइन, बट ये कुछ उससे कंपेयर हो रहा है। y इज इक्वल टू mx प्लस c। और जबकि c कैसा है? नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा।
नीचे से हो जाएगा। इस तरीके से, ठीक। तो सोचो कूलिंग रेट 0 हो जाएगी कब? जब टेम्परेचर कितना हो जाएगा? T किसके बराबर हो जाए? T नॉट T के naught। बराबर। इसके पीछे का ग्राफ मैंने डॉटेड बनाया, क्यों? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट कूल होते होते क्या सराउंडिंग से पीछे चला जाएगा क्या? सराउंडिंग से पीछे जा सकता है क्या? नहीं। तो इसलिए ये नेगेटिव ग्राफ कट करता हुआ जाएगा, लेकिन इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं है यहाँ पर कुछ, क्योंकि मिनिमम कितना हो सकता है उसका टेम्परेचर? सराउंडिंग जितना ना। क्लियर? यस सर। अच्छा, एक चीज और, ये ग्राफ आगे नहीं बढ़ रहा है, ये उल्टा चल रहा है एग्जैक्टली, क्योंकि पहले टेम्परेचर क्या रहेगा उसका, कुछ हाई रहेगा ना, बाद में फिर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। मतलब ये ग्राफ का एरो इस तरफ है, ये ग्राफ का एरो इस डायरेक्शन में। थोड़ा सा ध्यान देंगे इस चीज को। समझ आया क्या? कोई दोबारा ये पूछेगा क्या मेरे से डाउट कि ये एरो डाउन क्यों है? क्योंकि कूल हो रहा है वो, टेम्परेचर ज्यादा नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? कम हो रहा है। उसका कूलिंग रेट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। समझ आया? तो जैसे ही टेम्परेचर कम होता जाएगा, कूलिंग रेट भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। कोई डाउट क्या यहाँ तक? यार यहाँ तक कोई डाउट किसी को? तो न्यूटन कूलिंग रेट आप डायरेक्टली यूज कर पाएंगे। क्या करना है? डायरेक्टली रेशियो निकाल देना है। ओके। यस सर। अब एक स्पेशल ग्राफ, बहुत ही स्पेशल ग्राफ। हम अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं? किसको डिस्कस कर रहे हैं? कूलिंग रेट को। हमने क्या अभी ये डिस्कस किया टाइम के साथ ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है? ये डिस्कस किया क्या? नहीं। हमें क्या डिस्कस करना है? ऑब्जेक्ट टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू टाइम। समझ आया क्या? तो क्या हम अपने इस आइडिया से निकाल सकते हैं क्या R इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा टी से? नहीं। क्यों? क्योंकि ये कूलिंग रेट है ना, जबकि हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर। और क्या चाहिए? टाइम। तो पता है ना कि कूलिंग रेट के फॉर्मूले में क्या होता है? टाइम होता है ना। कूलिंग रेट को क्या लिखते हैं? dt बाई dt। ये t क्या है नीचे? टाइम। तो इसका मतलब अब हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। देखें क्या मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हमें ये ग्राफ बनाना है ऑब्जेक्ट टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें थोड़ी सी सॉल्विंग करनी पड़ेगी। देख लेते हैं सॉल्विंग। R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? के इंटू डेल्टा टी। और R को क्या लिख सकते हैं? माइनस dt बाई dt इज इक्वल टू के इंटू ये क्या हो जाएगा? t माइनस टी नॉट। अब हमें क्या लाना है? ये जो ऊपर कैपिटल dt है, ये क्या है? कोई बता ये क्या चीज है? ये है चेंज इन टेम्परेचर। किसका टेम्परेचर? ऑब्जेक्ट। चेंज इन ऑब्जेक्ट टेम्परेचर है। वेरी गुड। और जो नीचे dt लिखा हुआ है ये क्या है? इंजन टाइम। टाइम। टाइम टेकन और टाइम यूज्ड। तो दोनों चीजें समझ आई। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें इन दोनों को चाहिए तो हमें ये डिफरेंशिएशन हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के लिए dt के साथ t को लेके आना पड़ेगा ना। तो इसे हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। dt के साथ किसे ले आए हम? टी माइनस t टी को, नॉट। t माइनस टी नॉट को। अच्छा, और इधर क्या बच गया? माइनस के इंटू डी टी। तो k तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेट होगा नहीं dt। कोई डाउट क्या इसमें? अच्छा, अब बताओ लिमिट क्या यूज करेंगे? जब टाइम स्टार्ट हुआ था, टाइम कैसा था? 0। तो उसका टेम्परेचर क्या था? टी। टी आई मतलब क्या हुआ? ये इनिशियल उस टाइम उसका खुद उस का टाइम पे। हाँ वेरी गुड। टी इनिशियल। और टी टाइम बाद कुछ हो गया क्या? फाइनल। समझ आया? यार ये इनिशियल फाइनल में कोई दिक्कत हो तो मैं T1 T2 लिख सकता हूँ। T1 T2 लिख दूं क्या? T1 T2 लिख देता हूँ। T1 T2 आपके थोड़े हैबिट में रहेगा। T1 T2 वेयर
यहाँ पे लिख देता हूँ। T1 मतलब क्या है? इनिशियल टेम्परेचर। क्या? इनिशियल टेम्परेचर। और T2 क्या है? फाइनल टेम्परेचर। कोई डाउट क्या किसी को इसमें? सर T2 कम रहेगा ना T1 से? हाँ, T2 कम रहेगा, ये बड़ी बात है, ध्यान देना है। T2 विल बी लेस देन T1, तभी तो कूलिंग हो रहा है। ओके। चले, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है, इनिशियल फाइनल। अब ये यार ये कुछ ऐसा लिखा है dx/x, कुछ याद आ रहा है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? ln(x). ln x। वेरी गुड। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ln x, मतलब t माइनस टी नॉट। किसी को डाउट इसमें? नहीं। अब हम क्या रखेंगे? लिमिट t1 से t2। इधर क्या आ जाएगा? माइनस k इंटू dt का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? t। तो लिमिट क्या हो जाएगी? 0 टू t। तो लिमिट रख देते हैं, ये क्या आ जाएगा? ln t2 माइनस टी नॉट माइनस ln t1 माइनस टी नॉट। कोई डाउट क्या किसी को? नहीं सर। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये माइनस के इंटू टी। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? ln a माइनस बी। क्या लिख सकते हैं उसे? ln a/b। a बाई बी। ठीक। अच्छा यार, एक गड़बड़ है, ये फाइनल वाला है ना, तो इसे फाइनल को डिवाइड में लेना चाहिए। तो हम क्या करें? इस माइनस को यहाँ यूज कर देते हैं। ये समझ आया क्या कर रहे हैं हम? इस माइनस को या ठीक है, रहने देते हैं, पहले कर लेते हैं, पहले डिवाइड कर लेते हैं, बाद में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? T2 माइनस टी नॉट अपॉन T1 माइनस टी नॉट। ये क्या आ जाएगा? माइनस के टी। यहां तक किसी को कोई डाउट क्या है? नहीं सर। अच्छा, अब थोड़ा सा लॉग का एक रिलेशन देख लेते हैं। अगर लिखा है ln, या पहले लॉग से देख लेते हैं। लॉग बेस 10 लिखा है 1000, इसकी वैल्यू क्या होगी? 3। इसका मतलब ये होता है कि ये 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1000 लिखा है। समझ आया ना ये? तो इसका मतलब लिखा है कि ln 2 इज इक्वल टू x। इसका मतलब क्या हुआ? ln मतलब बेस क्या है? e। तो ये लिखा हुआ है e टू द पावर x इज इक्वल टू 2। समझ आया क्या? यस सर। ये क्लियर समझ आया ना? तो इसका मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं? T2 माइनस टी नॉट अपॉन T1 माइनस टी नॉट। इसे क्या लिख सकते हैं? ln उस तरफ जाएगा तो e टू द पावर में चेंज हो जाएगा, e टू द पावर माइनस के टी आ गया। तो फाइनल रिलेशन देखें, टेम्परेचर का ग्राफ क्या आएगा? क्या आएगा? T2 माइनस टी नॉट इज इक्वल टू T1 माइनस टी नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। अब गौर से देखो, ये T2 माइनस टी नॉट क्या है? ये क्या है? डेल्टा टी फाइनल। और ये डेल्टा टी क्या है? इनिशियल इनिशियल इंटू ई टू द पावर माइनस kT। के टी। तो बेसिकली ग्राफ क्या होता है? ग्राफ ये होता है कि जो फाइनल टेम्परेचर डिफरेंस बचेगा वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। तो ये ग्राफ आपको समझना है। देखें, ये है टाइम और ये है ऑब्जेक्ट टेम्परेचर। तो ये श्योर हो गया कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर पहले कितना था? T1, बाद में कितना हुआ? कुछ T2। फाइनल कितना हो सकता है? T नॉट से कम हो सकता है क्या? नहीं। और ये ग्राफ कैसा रहेगा? ये ग्राफ रहेगा एक्सपोनेंशियल डिके। तो एक्सपोनेंशियल डिके को इस तरीके से दिखाते हैं। ये ग्राफ कभी भी T नॉट को टच नहीं करेगा। समझ आया क्या ये ग्राफ? इस ग्राफ को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल ग्राफ या एक्सपोनेंशियल डिके, ई टू द पावर माइनस के फॉर्मेट में। यार बताए, ये समझ आया क्या एक्सपोनेंशियल डिके वाला? यस सर। हाँ।
अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये मैं नेक्स्ट लेक्चर पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमने कहाँ तक देखा, कूलिंग रेट यहाँ तक समझ आया कि नहीं, पहले बताएं। न्यूटन के असम्पशन के बाद कूलिंग रेट प्रोपोर्शनल टू क्या आया, डेल्टा टी डेल्टा टी, मतलब पावर 4 हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब उसके बाद कुछ ग्राफ्स बनाने पड़ते हैं। तो ये रेशियो अगर ये पूछा है तो डायरेक्टली कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, तुरंत रेशियो निकाल लेंगे। फिर हमें अगर कूलिंग रेट का ग्राफ बनाएगा तो हमें पता है कि कूलिंग रेट का फॉर्मूला ये है, हमने ग्राफ तुरंत बना दिया। लेकिन क्वेश्चन में अगर ये पूछे कि यार ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कैसे डिके हो रहा है, ये डेरिवेशन थोड़ा याद रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कैसे डिके हो रहा है, एक्सपोनेंशियली, मतलब स्लोली डिके होगा। देखिए कैसे, सपोज यहाँ पर आपने एक हॉट टी रखी है, तो लेट्स से टी का टेम्परेचर है अभी 80 डिग्री सेल्सियस और रूम टेम्परेचर है 20, तो आप ये नोटिस करोगे कि ये एक्सपोनेंशियल डिके होगा। मतलब आप थोड़ी देर में देखोगे तो थोड़ी देर में टी तुरंत कोल्ड हो जाएगी, एक 30 डिग्री पर आ गई, लेकिन उसके बाद आप आधे घंटे भी आओ ना, तो एग्जैक्ट रूम टेम्परेचर जितनी नहीं होगी, थोड़ी तो ज्यादा ही रहेगी। आप पूरा मतलब कि एक 5 आवर्स बाद आओ तो कभी भी एग्जैक्ट रूम टेम्परेचर जितनी नहीं होगी वो। तो इसका मतलब ये है कि इनिशियली बहुत ही तेजी से टेम्परेचर डिके होता है और बाद में स्लो होता है। तो जो कूलिंग रेट है वो एग्जैक्टली है क्या, इस ग्राफ का स्लोप ही तो है ना कूलिंग रेट। देखना कूलिंग रेट क्या है, कूलिंग रेट मतलब क्या है, कूलिंग रेट है dt बाई dt, मतलब टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो वो तो इस ग्राफ का स्लोप ही हुआ ना, हाँ सर। इस ग्राफ का स्लोप, इस ग्राफ का स्लोप ही क्या है, कूलिंग रेट है। तो देखो इस ग्राफ का स्लोप कैसे डिके हो रहा है, पहले स्लोप क्या है, इतना ज्यादा है, फिर थोड़ी देर बाद स्लोप कम हो गया, समझ आया ना। तो इसका मतलब टाइम के साथ साथ कूलिंग रेट क्या होती है, कम होती है। तो ये यहाँ से एक अच्छा रिजल्ट निकल के आता है क्या, कि स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज कूलिंग रेट। ओके, सो विच मीन्स cooling rate are also decreases with time। इसका मतलब समझना, मैं कल क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको फील होगा। इसका मतलब सपोज हॉट टी 80 डिग्री सेल्सियस पर है, सराउंडिंग टेम्परेचर 20 है, तो 80 से पहले वो 70 आएगा, 70 से फिर क्या आएगा 60। तो अभी बताने का मतलब ये है कि 80 से 70 अभी कूलिंग रेट क्या है, फास्ट है, सपोज 10 मिनट में आ गया वो, तो क्या 70 से 60 10 मिनट में आएगा या ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि उसकी कूलिंग रेट क्या हो गई है, स्लो हो गई है। क्लियर। सो यहाँ पर हम लिखेंगे ये स्लोप क्या है, कूलिंग रेट है, एंड स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप इज डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग टाइम। ठीक है, सो विद टाइम वो डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कूलिंग रेट डिक्रीज होता है विद टाइम। ये कंक्लूजन निकल के आया। तो कल हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे काफी सारे, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे, क्योंकि फिजिक्स में ऐसे 4 सेक्शन है, 5 सेक्शन, जहां पे यही फंक्शन आपको मिलेगा, क्या, एक्सपोनेंशियल डिके वाला। ठीक है, इस चैप्टर में एक बार मिलेगा, उसके बाद ऑसिलेशन में मिलेगा, फिर 12th में 3 जगह पर मिलेगा आपको, सो 11th में 2 प्लेसेस पे मिलेगा और 12th में 3 प्लेसेस पे मिलेगा। तो इसे यहीं पर अच्छे से सीख लेना है हमें। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट रहेगा, उसमें हम स्लोप का डिस्कशन करेंगे। तब तक आप एक बार अच्छे से इसे रीड कर लेंगे, समझेंगे, कुछ डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ओके, ओके एवरीवन। अभी किसी, हाँ, किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? ओके, तो एक बार इसे रीड करेंगे, मैं नोट्स फॉरवर्ड कर दूंगा, एक बार आप रीड करें, और कुछ भी डाउट अगर रहेगा तो आप हमें बता देंगे। ओके, बाकी जो है, अगर कुछ डाउट है आपको स्कूल कॉलेज रिलेटेड, आप ऑफिस में कॉल करके एक बार पूछ लेंगे। ओके,
प्रैक्टिकल्स एंड बाकी रिलेटेड आप ऑफिस में कॉल करके एक बार पूछ लीजिए। ओके ओके देन, बाय बाय एवरीवन। बाय बाय ऑल ऑफ यू। Bye, sir. Bye, Bye, sir. sir. Thank you, sir. सर रिकॉर्डिंग भी सेंड कीजिए। या बिल्कुल, ओके।